बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 7 कलम या की तलवार पाठ का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। बच्चों, इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके अगले वीडियो में मैंने आपके लिए इस कविता का पूरा अच्छे से संदर्भ प्रसंग भावार्थ पढ़ा दिया है। कलम या की तलवार कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में कलम एवं तलवार की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। कवि के अनुसार कलम बौद्धिक क्षमता का परिचायक है और तलवार शारीरिक बल को दर्शाता है। चलिए बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। कलम आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जो तलवार है वह शारीरिक शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, तन की शक्ति का प्रतीक है, आत्मरक्षा के लिए। तो चलिए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बच्चों मैंने बना दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो इस पाठ से प्रश्न बन रहे थे उसमें से मैंने 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बनाया है ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। एक पहला प्रश्न है, कविता में कलम को किसका प्रतीक बनाया गया है? उत्तर है मन के भाव का प्रतीक। देखिए यहाँ पर मैंने सही का निशान भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है बच्चों, तलवार के बल पर क्या जीता जा सकता है? तलवार के बल पर तन यानी किसी को शारीरिक क्षति हम पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, यानी किसी का तन मतलब शरीर को जीत सकते हैं, लेकिन मन को कभी नहीं जीत सकते। अगला प्रश्न है, कविता में किसे देश की बड़ी शक्ति कहा गया है? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, यानी कलम को देश की बड़ी शक्ति कहा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कभी हार नहीं सकता? कभी नहीं हार सकता है वही देश कभी हार नहीं सकता बच्चों जिसके प्राण प्रज्वलित हों। तो इसका सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में तलवार को किसका प्रतीक बताया गया है? कविता में तलवार को शारीरिक बल का प्रतीक बताया गया, यानी कलम को मन के भावों का प्रतीक तो तलवार को तन की शक्ति का प्रतीक बताया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6, तलवार हमारी रक्षा किससे करती है? तलवार हमारी रक्षा करती है हिंसक जीवों से। अगला प्रश्न है, अक्षर क्या बन जाते हैं? तो देखिए अक्षर बन जाते चिंगारी। तो यहाँ पर सही उत्तर है अक्षर चिंगारी का काम करते हैं। अक्षर में इतनी ताकत होती है। दिमाग में गोले होने का क्या अर्थ है? दिमाग में गोले होने का अर्थ है बच्चों अनंत विचार, यानी ढेर सारे मन में जो विचार आते हैं उसको कहते हैं दिमाग में गोले। हलाहल की धार, हलाहल की धार मतलब होता है विष की धार, महाविष की धारा को कहते हैं हलाहल की धारा। कवि ने किसे अधिक महत्व दिया है? 10वां प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप का अंतिम प्रश्न है, कलम। अब मान लीजिए आपके मन में भी आएगा कलम या की तलवार में कौन सबसे बड़ा हुआ? कलम मन के भावों का प्रतीक है, तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है, तो आखिर बड़ा कौन हुआ? तो बच्चों बड़ा हुआ कलम, कलम ही बड़ी हुई। अगला प्रश्न है, पाठ है, पाठ आधारित जो भी प्रश्न आपकी किताब से है वो सारे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार में से किसे चुनना चाहेंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है बच्चों मैं कलम को चुनना चाहूँगा क्योंकि यह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करती है। कलम से वैचारिक क्रांति लाई जा सकती है और यह शांति का मार्ग दिखाती है। जो देश ज्ञान से संपन्न होता है वह कभी पराजित नहीं होता। ये पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। दूसरा है, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता में कलम को किसका प्रतीक बताया गया है? कविता में कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं? कलम ज्ञान का प्रतीक है, कलम विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है जिससे देश के नागरिकों में जागरूकता और साहस आता है। ऐसे देश को कोई पराजित नहीं कर सकता जहाँ पर कलम शक्तिशाली हो, ऐसे देश को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित मतलब हरा नहीं सकता। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? आशय मतलब तात्पर्य, तात्पर्य मतलब अर्थ, क्या अर्थ है इसका? तो कलम का आशय है बौद्धिक बल यानी ज्ञान और विचार, और तलवार का आशय है शारीरिक बल यानी तन की शक्ति का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है? इसका अर्थ है ऐसे विचार
जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति और साहस दें। 5वां प्रश्न है, अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है? तो बच्चों, अक्षर की तुलना चिंगारी से इसलिए की गई है क्योंकि अक्षर यानी शिक्षा मन में क्रांति की चिंगारी जगा सकती है। प्रश्न नंबर 6, कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती? जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और विवेक होता है उसके पास तलवार की आवश्यकता नहीं होती। 7वां प्रश्न है, तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है? तो इसका अंतिम प्रश्न है, जब किसी हिंसक जीव से आत्मरक्षा करनी हो तो तलवार बहुत अधिक जरूरी हो जाती। अब देखिए, इसमें भाषा संदर्भ को देखते हैं। मुहावरा है, वाक्य का प्रयोग है, अर्थ और वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहला मुहावरा देखते हैं, आग में कूदना। आग में कूदना का अर्थ है बड़ा जोखिम उठाना। वाक्य प्रयोग है, लक्ष्मण अपने भाई के लिए आग में कूद सकता है। मतलब जो लक्ष्मण है वह अपने भाई के लिए आग में भी कूद सकते हैं। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ है बच्चों बहुत अच्छा लिखना। यहाँ पर बहुत ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। कलम यहाँ से लिख देते, कलम तोड़ना ये गलत है, बहुत अच्छा लिखना या अच्छा लिखना भी होगा। वाक्य प्रयोग, ऐसी कविता कोई नहीं लिख सकता, यह कलम तोड़ कविता है, यानी बहुत अच्छी कविता है। तीसरा मुहावरा, दिमाग खाना। अर्थ है बार बार तंग करना। वाक्य प्रयोग है, वह हर छोटी बात पर दिमाग खाता है। चौथा मुहावरा है, लहू सूखना। लहू सूखना मतलब होता है बहुत डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, चोरों को देखकर उसका लहू सूख गया है। लहू यानी खून सूखना, यानी बहुत अधिक डर जाना। मन में ठानना यानी पक्का निश्चय करना, पक्का इरादा करना, दृढ़ निश्चय करना। वाक्य प्रयोग, मैंने मन में ठान लिया, अब बहुत मेहनत करूंगा और सफलता पा करके रहूंगा। तो ये होता है मन में ठानना। अगला है 6ठा नंबर, मैदान मारना। मैदान मारना का अर्थ है क्या मैदान को मारा पीटा जाएगा? नहीं, मैदान मारना मतलब मार लिया मैदान, यानी सफलता प्राप्त करना। खूब मेहनत करने के बाद सफलता मिलती ही मिलती है बच्चों। वाक्य प्रयोग है, अच्छे अभ्यास से वह प्रतियोगिता में मैदान मार लिया। अब देखिए, एक लास्ट में आपकी बुक में एक भाषा संदर्भ के नीचे वाले दूसरा नंबर है कि अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। इस पंक्ति में रचना एक क्रिया है जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है, जबकि सामान्य नियम यह है कि क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। परंतु कविताओं में उचित अभिव्यक्ति के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए तथा तुकबंदी के लिए कभी वाक्य के बीच में भी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे 3 वाक्य लिखने के लिए आया है। कविता में क्रिया को वाक्य के बीच में प्रयुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही वाक्य आप बनाइए। कुछ पौधे लगाए थे पिता ने। लगाए जो है यह हो गया क्रिया। छत से निकले उसकी किरणें या में निकले, तो ये देखिए उसकी जो निकले जो हो गया, यह हो गया क्रिया। निकले क्या हो गया बच्चों? क्रिया, निकलना क्रिया। और यहाँ कितनी जल्दी बड़े हो गए ये पौधे, गए जो है ये हो गया यहाँ पर क्रिया। तो यहाँ पर ये पाठ आपका बच्चों समाप्त हो गया। भाषा संदर्भ से लेकर एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। चलिए बच्चों, इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको किसी और पार्ट की ज़रूरत हो तो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।